नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरी डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टेड सोर्सेज में। ये है 5 दिसंबर 2022 की खबरों का विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह से फॉलो करते रहेगा। आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है उसमें आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर सेक्शन में, बशर्ते आप रिवीजन बहुत अच्छे से करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे रही होगी और मैं भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूँगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है मेरे सेशन से आज मेरे इस चैनल से, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना @K काटपाल। जस्ट यू नीड टू सर्च @K काटपाल। आपको मेरी क्लासेस की अपडेट्स और PDFs वहाँ पर मिल जाएंगी। इस क्लास के लिए एक MCQs क्लास भी मैं लेता हूं रात को 10 बजे, तो उसमें भी आप जुड़ना मत भूला कीजिए। डेली बेसिस पर उस सेशन में इसी करंट अफेयर्स के MCQs के थ्रू हम रिवीजन करते हैं, ताकि आपको पता चल सके आप कितने पानी में हैं, कंपटीशन का लेवल क्या है, बाकी लोग आपसे कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तभी जब आपको पता लगता है ना ये सब चीज़ें कि कितना बेहतर परफॉर्म कोई और आपसे कर रहा है, तभी आप हमेशा एक मेहनत करने के ऊपर और ज़्यादा जोर लगाते हो। ठीक है, तो ज़रूर आया कीजिए रात के 10 बजे की क्लास में, लाइव अटेंड किया कीजिए। क्विज पोल के थ्रू हम उसमें MCQs करते हैं। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आज आपको ये सेशन जो है लाइव नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोग जो लाइव सुनते हैं उनके लिए मैसेज है, रिकॉर्डिंग वाले तो रिकॉर्डिंग ही सुन रहे होंगे इस वक्त। तो जो लोग लाइव देखते हैं, आज आपको ये सेशन लाइव नहीं मिल रहा है, ये एक रिकॉर्डिंग सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन है जो आपको यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। अभी आप अगर लाइव देख रहे हैं इस सेशन को तो ठीक है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस वक्त। जब आपके सामने ये सेशन पहुँचेगा, लाइव आपके सामने होगा, तब उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इसलिए आई थॉट कि ट्रैवल करने से पहले मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके जाऊँ, ताकि आपकी करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं मिस ना हो। राइट, बाकी हम वैसे ही मिलेंगे जैसे बाकी क्लासेस हमारी हैं। अनअकैडमी प्लस पे आप 1 बजे मिलेंगे मुझसे, और फिर रात को अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में 10 बजे मुलाकात होगी। सेशन में आते हैं। डीजी यात्रा, पहली न्यूज आपकी आई है डीजी यात्रा से। डीजी यात्रा या कह लीजिए हमारे एविएशन डिपार्टमेंट से। डीजी यात्रा आखिरकार क्या है, एविएशन डिपार्टमेंट ने इसको क्यों शुरुआत की है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आखिरकार ये है क्या चीज, राइट? ओके ओके, ठीक है। सो डीजी यात्रा क्या है? बेसिकली डीजी यात्रा जुड़ा हुआ है, अगर आप यहां पर जब भी किसी प्लेन में ट्रैवल करते हैं, एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वहां पर करनी होती हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न। आपको वहां पर जब आप में से काफ़ी लोग हो सकता है गए हों, हो सकता है ना गए हों, एक जस्ट रफ आइडिया दे देता हूं कि आखिरकार होता कैसे है। क्योंकि डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पर एंटर करते हो एयरपोर्ट में, तो वहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, आपके जो जवान होते हैं, वो आपकी चेकिंग करते हैं, आपकी आईडी प्रूफ और आपकी टिकट देखते हैं, तभी आपको अंदर एंट्रेंस मिलती है। और उसके बाद फिर आप टिकट काउंटर पर जाते हो, जहाँ पर अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं। बोर्डिंग पास एक ऐसा पास होता है जो टिकट के अलावा होता है। जैसे आपकी एक एयरलाइन की टिकट हुई, उसके अलावा आपका एक बोर्डिंग पास भी होता है, जो कि एक सेकेंड तरीके की एक टिकट होती है। ठीक है, तो वो आप अपने काउंटर से कलेक्ट करते हैं। जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहां अलग अलग काउंटर्स बने होते हैं उनके, तो वहां पर आप जाइए, वहां से आप बोर्डिंग पास एक आपको प्रिंट करके देते हैं, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। और आपके जो बैगेज होते हैं, इनकेस आपके पास बैगेज हैं, लगेज हैं, तो आप वहां पर दे दीजिए, और वो लगेज भी आपके साथ तो नहीं, मतलब आपके प्लेन में अपने आप पहुंच जाएगा जिस प्लेन में आप जाएंगे। उस बोर्डिंग पास को कलेक्ट करने के बाद आपको आपकी खुद की एक चेकिंग होती है पूरी की पूरी। जो भी आप सामान, अगर कोई हैंडबैग भी साथ में है आपके, वो या आपके पास आपके वो एक होता है ना, स्कैनिंग से गुजरते हैं हम, उस स्कैनर से गुजरते हैं, आपका बैग स्कैनर से गुजरता है, वो सब चीजें आपकी स्कैनिंग से गुजरती हुई आपकी पूरी की पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है आपकी, और फिर आपको वहां से अंदर एंटर किया जाता है। और फिर जाकर आप कहीं पर अपने जो प्लेन के बोर्डिंग गेट्स बोलते हैं, जहां से प्लेन उड़ता है, उनमें एंटर करने की जगह होती है, स्पेसिफिकली बनी होती है। चाहे आप बस के थ्रू वो भेजा जाता है आपको यहाँ पर रनवेज पर, या फिर वो एक सीढ़ियों के माध्यम से भेजा जाता है, तो वो सब
अलग चीज। तो आपने एक प्रोसेस देखा कि कैसे कैसे हुआ। पहले आपकी चेकिंग हुई जब आप गेट में एंटर हुए एयरपोर्ट के, तब आपकी वहां पर चेकिंग हुई। तब आपकी जस्ट ये नॉर्मल चेकिंग होती है, आपका टिकट है ओके और आपका आईडी प्रूफ है, बस ये चेकिंग होती है। तब आपकी बॉडी की चेकिंग या आपकी बैगेज की चेकिंग नहीं होती, वहां पर आप अंदर एंटर करते हो। तो यहां पर उसके बाद फिर बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हो और फिर आपकी दोबारा से चेकिंग होती है, आपकी सारी के सारी सिक्योरिटी चेक जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजों में आपकी बार बार आपके बोर्डिंग पास, आपके आईडी प्रूफ्स, आपके सब चीजें आपसे मांगी जाती है। तो ये जो डीजी यात्रा प्रोसेस है, इसके बाद क्या होगा, इस डीजी यात्रा के थ्रू आपके एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है डीजी यात्रा की। उस एप्लीकेशन पे आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपका पंच हो जाएगा आपका आधार कार्ड, चाहे आप ऑनलाइन करें किसी भी माध्यम से या फिर एसएमएस के थ्रू आपका आधार कार्ड वहां से लिंक हो जाएगा इसके। उसके बाद वहां पर आपकी अपकमिंग जो भी फ्लाइट डिटेल्स है आप वहां पर डालेंगे, अपने बोर्डिंग पास वहां पर आपके पास होगा। तो वहां पर आप जब प्लेन में जाएंगे, जब एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, तो वहां पर आपके बार बार आपके आईडी प्रूफ्स भी मांगे जाएंगे। हर एक जगह पे आईडी प्रूफ मांगते हैं, गेट पे मांगते हैं, फिर टिकट काउंटर बोर्डिंग काउंटर पे मांगते हैं, फिर बाद में कहीं ना कहीं यूज आता है जब मांगे वो, तो आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन अब डीजी यात्रा ऐप के बाद आपकी ये सारी चीजें एक बहुत ही सीमलेसली हो जाएंगी, बहुत ही क्विकली हो जाएंगी। आपसे बार बार आईडी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फेशियल, आपका जो फेस है, जो आपका ऑलरेडी आप डीजी यात्रा पर रिकॉग्नाइज एक आपका फेस आप वहां पर स्कैन करके आप पिक्चर क्लिक करके आप अपलोड कर दोगे, तो वही मशीन्स वहां पर जैसे ही आप किसी गेट से क्रॉस करोगे वहां पर मशीन्स लगी हुई हैं और वो मशीन्स आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेंगी। आप अपने मोबाइल में डीजी यात्रा ऐप को खोलकर वहां पर रखोगे, उसमें से कोड स्कैन होगा और आपके फेस को वो मशीन स्कैन कर लेगी और आपको आगे भेजा जाएगा। तो वहां पर पर्सनल कोई पर्सन नहीं खड़ा होगा कि पर्सन आपको यहां पर देख रहा है, आपके आईडी प्रूफ से आपको चेक कर रहा है। तो जो उसमें एक मैनुअल चीजें करने में समय लगता है, तो मैनुअल की बजाय ये चीज ऑटोमेटिक हो गई है और मशीन इस चीज को करेंगी। फिलहाल इस चीज की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट से की गई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है और धीरे धीरे ये बाकी एयरपोर्ट्स में यहां पर पहुंचेगा। फिलहाल जो इनॉग्रेशन किया गया वो दिल्ली एयरपोर्ट पे किया गया सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा और साथ ही साथ बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट पे भी इसकी शुरुआत हाथों हाथ कर दी गई है। लेटर ऑन ये यहां पर 4 और एयरपोर्ट्स पे जाएगा मार्च 2023 तक, जिसमें हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा का एयरपोर्ट शामिल होगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये याद रखना, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू यहां पर ये सब चीजें होंगी, आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक होगी, बहुत ही क्विकली सारी चीजें हो जाएंगी। डीजी यात्रा ऐप के थ्रू हो जाएगी। जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी यहां पर लिखी हुई हैं। आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके डीजी यात्रा पे अपलोड होंगे, बार बार आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगहों पर यहां पर आपका। और इस डीजी यात्रा को यहां पर बनाया गया है डीजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा, जो कि यहां पर एक ज्वाइंट वेंचर था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन सब का यहां पर एक कंसोलिडेटेड वर्जन में, यहां पर ज्वाइंट वेंचर में इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। फिलहाल आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इसकी शुरुआत की गई है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, फिलहाल ये डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जा रहे हैं कहीं पर, तो उन पैसेंजर्स के लिए अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है। तो जो चीजें मैंने बताई वो सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अब इसको एग्जाम पॉइंट से कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे पहले तो कौन सा पहला एयरपोर्ट है, बाकी कौन सी एयरपोर्ट्स हैं, आगे आने वाले समय में कौन से एयरपोर्ट्स में यहां किया जाएगा, किसके द्वारा इसको बनाया गया है, ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। डीजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया और दिस इज द टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारा का सारा, जिस पर आपका पूरा ये बेस्ड है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। डीजी यात्रा फैसिलिटीज हैज बीन स्टार्टेड। अगली न्यूज आई है यूपी से, उत्तर प्रदेश से, ओके, दिल्ली से सटता हुआ इलाका आपका। सो यूपी में आपका जिस तरह से आपने वन नेशन वन प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, उसी तरह से ये है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। वन नेशन वन प्रोडक्ट क्या था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी एक प्रोडक्ट है उसको स्पेशली रिकॉग्नाइज किया गया और उसको यहां पर प्रमोट किया गया। और स्पेशली हर एक प्रोडक्ट जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का फेमस है उसको वहां के रेलवे स्टेशन पर एक स्टॉल बनाकर रखा गया, ताकि जो भी यात्री वहां से गुजरते हैं तो उनको पता चल सके कि हाँ, इस एरिया की ये चीज फेमस है और उनको रेलवे स्टेशन से वो चीज मिल जाए।
क्योंकि ट्रेन रुकती है 2 मिनट 3 मिनट, तो उसको पता है हाँ भाई ये चीज इस जगह की फेमस है और मुझे रेलवे स्टेशन में मिल जाएगी, तो वो ले लेगा। इससे वहां के लोकल चीजें जो हैं वो प्रमोट होगी। तो इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक ना एक प्रोडक्ट यहां पर पूरे इंडिया में बनाया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपका अलग अलग जगह पे प्रमोट किया जा रहा है। उसी तर्ज पर यहां पर यूपी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत की। उन्होंने यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें यहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक स्पोर्ट्स के साथ लिंक किया। अब 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 स्पोर्ट्स नहीं रखे गए, इसमें कुछ चुनिंदा 13 स्पोर्ट्स ही रखे गए हैं और उनमें से कुछ कुछ स्पोर्ट्स यहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को एलोकेट किए गए हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो स्पोर्ट्स फेमस है, वहां पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वहां के लोगों को उनको खेलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा और आगे उनको बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये चीज यहां पर शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पहली बार किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कदम यहां पर उठाया है। स्कीम एम्स टू रिवाइव द इंडिजिनियस स्पोर्ट्स दैट आर लूजिंग देयर प्रेजेंस इन दी फील्ड। ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स और 57 डिस्ट्रिक्ट्स हैव टेकन अप एंड डिवाइडेड अक्रॉस 13 स्पोर्ट्स। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा, जब 57 डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर चुना गया है। अब यहां पर नीचे आपके सामने आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स के नाम और यहां पर आपको साथ ही साथ उनके डिस्ट्रिक्ट्स दिख रही होंगी, तो ध्यान रखिएगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा इन डिस्ट्रिक्ट्स को अलोंग विद देयर स्पोर्ट्स याद रखना। ये जस्ट आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, लेकिन इसमें याद जरूर कर लेना कि स्पोर्ट्स कौन से हैं, लाइक द हॉकी इज देयर, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, आर्करी, कबड्डी, लॉन टेनिस, स्विमिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, इस तरह के यहां पर रेसलिंग है, जो ये सारे का स्पोर्ट्स हैं जो कि यहां पर लॉन्च किए गए हैं इसी मौके पर। याद करने की मैं फिर से कह रहा हूं, इनको आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता है लेकिन याद रहेगा नहीं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ जैसे आपको बता देता हूं जो पॉसिबल नहीं होता याद करना, उसको आप रटते रहोगे रटते रहोगे रटते रहोगे रटते रहोगे, एग्जाम में हो सकता क्वेश्चन आ भी जाए लेकिन स्टिल आप इतना रटने के बाद भी उसको एग्जाम में सही करके नहीं आ पाओगे। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूं। तो अननेसेसरी इन चीजों पर टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट करने के बाद भी यहां पर आपका क्या होगा, आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग, है ना। तो प्रैक्टिकल समझो, पॉसिबल नहीं है, जस्ट गो थ्रू हो जाना। एग्जाम में आ गया, याद रहा तो ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं याद रहा तो वैसे भी आपको याद तो रहना ही नहीं था, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज याद कर सकते हो, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने स्पोर्ट्स किए जाएंगे, कौन से स्टेट ने किया है, वगैरह वगैरह। आई होप ये आप कर पाओगे। राइट, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। TCS टू क्रिएट द यूकेज रेल डाटा मार्केट प्लेस। सो यहां पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यहां पर चुना गया है यूनाइटेड किंगडम के एक एजेंसी के द्वारा, दैट इज द रेल डाटा मार्केट प्लेस। रेलवे, वहां का जो रेलवे है उन्होंने अपने एक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए TCS को चुना है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। यूके यूनाइटेड किंगडम ने अपने रेल डाटाबेस को क्रिएट करने के, रेल डाटा मार्केट प्लेस को क्रिएट करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी को यहां पर चुना है। 6 साल के लिए उनको यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस रेल डाटा मार्केट प्लेस को यहां पर डिजाइन करना, डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना और फिर ऑपरेट करना। ठीक है, तो एग्जाम पढ़ने से सिंपल TCS का नाम पूछ सकते हैं, बस इतना ही आपको याद करना पड़ेगा। किसको चुना गया है? TCS को चुना गया है। अगली खबर यहां पर आई है, ये आई है चेन्नई के मैरीना बीच से। चेन्नई का मैरीना बीच यहां पर काफी फेमस बीच है, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट बीच माना जाता है ये आपका। और ये मरीना बीच पे यहां पर इंडिया का पहला यहां पर एक ऐसा रैंप बनाया गया है जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांग्स के लिए यहां पर आपका काम करेगा बीच पे अगर उनको जाना है तो। अभी तक अगर आपने कभी बीच को विजिट किया हो या बीच के आसपास आप रहते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा बीच पर जाना इतना पैदल, अगर वहां की मिट्टी किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है। पैदल काफी जगह ऐसी मिट्टी होती है बीच की क्या बिल्कुल मिट्टी चिपक जाती है या आपके साथ वो चल रही है, मतलब बहुत एक मुश्किल होता है। नॉर्मल इंसान का भी बीच पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पानी के नजदीक तो चलो मिट्टी गिल्ली हो जाती है, लेकिन दूर से आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल। तो ऑब्वियस है अगर कोई व्हील चेयर पर आ रहा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा बीच के किनारे तक पहुंचना, उसको उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने यही किया है कि वहां पर एक रैंप बना दिया है, जिस रैंप के सहारे कोई भी डिसेबल्ड दिव्यांग जो है वो रैंप के सहारे बीच तक जा सकता है। ऐसा किया गया है चेन्नई के मैरीना बीच में। इंडिया का पहला परमानेंट रैंप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट मरीना बीच चेन्नई। इसको 1.14 करोड़ की कॉस्टिंग के साथ बनाया गया और उसको एस्टेब्लिश किया गया ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन इसमें यहां पर आपकी इन्वॉल्व है। ओके, आई होप यू गॉट दिस। ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये रैंप आपका बनाया गया है।
आपने कभी शायद ये न्यूज़, ऐसी कोई खबर कभी सुनी नहीं होगी, और मुझे भी जब पढ़ रहा था तब मुझे भी हैरानी हुई कि वाकई में ऐसा कुछ भी हुआ है। और ये न्यूज़ है आपकी गुजरात के इलेक्शन से। गुजरात में इलेक्शन खैर अब पहले फेज के हुए, और उस पहले फेज की जो खबर है पहले फेज के इलेक्शन की है। पहले फेज के इलेक्शन में एक ऐसी जगह थी जहां पर इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग बूथ रखा, और आप हैरान होंगे इस चीज को जानकर कि पोलिंग बूथ में रखा गया केवल और केवल एक वोटर था वहां पर। केवल और केवल, ऐसा नहीं है कि वहां पर वोटर बहुत सारे थे उन्होंने एक ने वोट डालने गया, नहीं, वहां पर वोटर ही एक था। स्टिल यहां पर पोलिंग बूथ वहां पर एस्टेब्लिश किया गया, और यह था यहां पर गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट आप बहुत फेमस एरिया है। गिर फॉरेस्ट हमारे जो लायन है ना, वो वहां पर मिलते हैं आपको। गिर गुजरात है ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस गिर फॉरेस्ट को। गिर एरिया जो सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, रिकॉर्डेड 100% वोटिंग, ऑब्वियस है। वहां पर एक ही पर्सन थे, और ये थे यहां पर आपका, इनका नाम है महंत हरिदास जी उदासीन। महंत हरिदास जी उदासीन ये एक पुजारी है वहां पर, और इनके द्वारा वहां पर, ये पिक्चर भी आप उनकी देख सकते हैं। ओके, इनके द्वारा वहां पर अपना एक वोट कास्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग बूथ सेटअप किया था कहां पर, बनेज विलेज लोकेटेड इनसाइड गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट के अंदर। अब देखो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ यहां के लिए। अगर ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ, नहीं, इस जगह पे हमेशा से बहुत सालों से ये चीज होती आ रही है। ठीक है, बहुत सालों, इससे पहले जो वहां के महंत थे, जो उस एरिया के पुजारी थे, उनके द्वारा भी पहले वोट डाला जाता, उनके बाद ये अब पुजारी बने वहां के, और इनके द्वारा वोट डाला जाता है। ये है इलेक्शन कमीशन सेटअप पोलिंग बूथ फॉर अ सिंगल वोटर इन गुजरात, राइट। अगली न्यूज, 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो 53rd एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का यहां पर आपका हुआ, कहां पर हुआ, गोवा में। बहुत सारी मैंने न्यूज ऑलरेडी इससे संबंधित आपको करवाई थी। जैसे जैसे यहां पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से खबरें आती गई, वैसे वैसे बीच बीच में आपको करवाता रहा। अब उनके अलावा कुछ और एक कंसोलिडेटेड वे में मैंने आपको पूरी पूरी न्यूज यहां पर कवर की है, पहले भी हमने की है, ध्यान रखिएगा। और अब उनके अलावा ये न्यूज है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो सारी की न्यूज को इसमें कंसोलिडेट कर रहा हूं, नहीं, वैसा कुछ नहीं किया। वो न्यूज पहले हमने पढ़ी है, अब उसके अलावा कंक्लूड हो चुका है। हाल ही में ये आपका ईफी गोवा में जो इवेंट आयोजित किया गया था, एवरी ईयर आयोजित किया जाता है, वहां पर ये हुआ। और इसकी जो मेन थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, इसकी थीम पर आधारित था। यहां पर ये इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा। बहुत बड़ी न्यूज है, मैं आपको जस्ट पढ़ा रहा हूं यहां पर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली, मैं आपको बताता जाता हूं कि क्या क्या चीजें याद करनी है। ठीक है, वन गो में कराऊंगा ये न्यूज में आपको। ठीक है 8 मूवीज को यहां पर आपका 8 मूवीज जो है वो बनी कंट्री फोकस पैकेज का पार्ट यहां पर, और जो फ्रांस था वो यहां पर आपका कंट्री फोकस बना था। फोकस कंट्री यहां पर फ्रांस बना था, और 8 मूवीज वहां पर उसकी शो की गई थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल्म जो थी वो थी ऑस्ट्रिया की फिल्म थी अल्मा एंड ऑस्कर, जिसको डायरेक्ट किया डीटर बर्नर ने। और किर्गिज़स्तान जानूसी की मूवी थी परफेक्ट नंबर। ये दोनों यहां पर, ये ओपनिंग मूवी थी इसकी, और ये क्लोजिंग मूवी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। 3 मूवीज, तीसरी मंजिल, दो बदन, कटी पतंग। आशा पारेख जी को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी ये 3 मूवीज को वहां पर शोकेस किया गया। टोटल 42 पवेलियंस थे। 42 पवेलियंस मतलब होता है स्टॉल्स थी, अलग अलग कंट्री वगैरह की होंगी, जिसमें 280 फिल्म्स 79 डिफरेंट नेशन से यहां पर दिखाई गई। इंडियन पैनोरमा फीचर 25 फीचर फिल्म, यानी कि इंडिया की तरफ से 25 फिल्म्स थी फीचर फिल्म, और 20 नॉन फीचर फिल्म्स थी। वाइल 183 फिल्म्स वर शोन एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग, यानी कि इसके अलावा 183 मूवीज और यहां पर शोकेस की गई थी। ठीक है, तो 25 इंडिया की थी यहां पर फीचर, और 20 नॉन फीचर, और 183 फिल्म वहां पर इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग से यहां पर जुड़ी हुई थी, इंटरनेशनल लेवल से यहां पर जुड़ी हुई थी। ओके, द ईरानियन फिल्म नरगिसी, जिसको लिखा है पायम एस्कंदरी ने, इनको अवार्ड दिया गया आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल। ये आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल यहां पर नवाजा गया किसको, ईरान की नरगिसी नाम की मूवी को। ठीक है, और इसके अलावा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को अवार्ड दिया गया गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म फॉर इट्स इलेक्ट्रीफाइड पोर्ट्रेयल ऑफ एडल्टहुड। सिल्वर पिकॉक अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया नादेर सेवियार को, उनकी टर्किश मूवी नो एंड के लिए। सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर यहां पर दिया गया वाहिद मोबसेरी को,
उनकी मूवी नो एंड के लिए, डेनिला मान नवरेना फॉर हर फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स बेस्ट एक्टर फीमेल का। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया गया फिलिपिनो डायरेक्टर लव दियाज को फॉर व्हेन द वेव्स आर गॉन। एथेंस बोर्न डायरेक्टर अस्मीनिया प्रोडेरियो बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया डायरेक्टर का, और ये भी एक डायरेक्टर सिनेमा बंदी के नाम से यहां पर चुने गए। तो ये सारे के सारे अवार्ड्स हैं इस मूवी के, इस ईफी में जो जो अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए। इंपॉर्टेंट है, न्यूज आ सकती है आपसे एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको, और आपको ये याद रखना पड़ेगा। मुश्किल है याद करना, लेकिन 3-4 बार पढ़ोगे तो उम्मीद करता हूं याद रह भी जाएंगे आपको एग्जाम तक। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूज खत्म नहीं हुई है। इसी मौके पर एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया, क्लीनरथॉन नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया, जो कि तो यहां पर आसपास की चीजों को यहां पर क्लीन रखना, आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखना, इस पे फोकस करते हुए लास्ट डे जो था उस दिन मीरामार बीच है गोवा में एक, वहां पर आयोजित किया गया। लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। इसको ऑर्गेनाइज किया था दिव्याज फाउंडेशन एंड दी भाबला फाउंडेशन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद गोवा गवर्नमेंट। इसके अलावा मैंने 53 आवर चैलेंज के नाम से एक आपको न्यूज पहले भी कराई थी, जिसमें आपका एक शॉर्ट मूवी 53 आवर्स के अंदर अंदर बनाकर देनी थी। तो उस एक कंपटीशन को जो आयोजित किया गया था, उसके विनर को यहां पर मैंने बताया है। उसका विनर बनी डियर डायरी नाम की एक मूवी, जो कि यहां पर महिलाओं की सेफ्टी के बारे में यहां पर बताती थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई है न्यूज। उसमें विनर की घोषणा जो की गई, उसका नाम है डियर डायरी, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वो टीम पर्पल के द्वारा जीता गया। तो ये पूरी की पूरी न्यूज यहां पर कवर होती है आपके 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में जो आयोजित किया गया हाल ही में। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से, तो अच्छे से इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, अच्छे से याद करना है आपको इस पूरी न्यूज को। एग्जाम काफी क्वेश्चन आ सकता है, पिछले सालों में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जब भी ये होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके बाद जो भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो भूलना मत इससे संबंधित कोई भी चीज। गवर्नमेंट एग्जम्प्ट्स इसरो फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लोसिव्स रूल। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर हाल ही में क्या किया, इसरो को एग्जम्प्ट किया। किससे? इसरो यहां पर अपने रॉकेट्स के लिए एक फ्यूल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और वो फ्यूल है सॉलिड प्रोपेलेंट। इस फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए उसको अब से पहले क्या किया जाता है, उसको अब से पहले परमिशन की आवश्यकता होती थी। परमिशन किससे ली जाती थी? उसको लाइसेंस चाहिए होता था पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से, पीसो, शॉर्ट में पीसो कहते हैं, अब इसको कहते हैं। ये नोडल एजेंसी है जो कि यहां पर हजार्डस सब्सटेंसेस जो होती हैं, एक्सप्लोसिव वगैरह, कंप्रेस्ड गैसेस, पेट्रोलियम, इनसे संबंधित यहां पर रूल्स रेगुलेशन जारी करती है, और जो भी इसको इस्तेमाल करता है तो उनको इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। अब जाकर जो इसरो था काफी सालों से इसके लिए फाइट कर रहा था कि भाई इससे हमें एग्जम्प्ट कर दो, ये फॉर्मेलिटीज हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी। तो इसरो के द्वारा बहुत सालों से दलीलें दी जा रही हैं कि हम बहुत ही इजीली काम कर पाएंगे, एक ऐसे ही अननेसेसरी हम फॉर्मेलिटी में जाते हैं और डिले हो जाता है काफी चीजों में। तो अब इसरो को इस चीज से परमानेंट एग्जम्प्ट कर दिया गया है। अब इसरो को पीसो से यहां पर किसी भी तरह की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अगर इस सॉलिड प्रोपेलेंट को एज अ फ्यूल यूज करना चाहते हैं अपने रॉकेट्स में। तो इसरो गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड इसरो फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ एक्सप्लोसिव रूल। सो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन आएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में आपका एग्जम्प्ट किया गया प्रोविजन ऑफ एक्सप्लोसिव रूल से? राइट आंसर रहेगा इसरो को यहां पर एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, अगली खबर, इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यहां पर देखने को मिला है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है आपका जो कि रहता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। 1 लाख बच्चे एक पर्टिकुलर पीरियड में जब पैदा होते हैं तो उसमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका एक टारगेट रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। मैंने हमेशा आपको कहा है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गूगल कीजिए और उनको याद कीजिएगा। 17 के 17 आपको टिप्स पे होना चाहिए। एसडीजी 1 क्या है, एसडीजी 2 क्या है, एसडीजी 3 क्या है, ये हर एक साल एक किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये मुफ्त का नंबर है अगर आप 17 के 17 याद करके जाते हो। ठीक है, तो एसडीजी 3 नंबर 3 में फर्स्ट 3.1
ये कहता है कि यहां पर जो ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो 70 होना चाहिए 1 लाख बर्थ का, यानी 1 लाख बर्थ में से 70 लोगों की 70 बच्चे तक यहां पर मृत्यु होती है तो उनका गोल अचीव हो जाएगा। वैसे तो देखो एक भी बच्चा अगर मृत्यु होती है तो वो भी बहुत दुखद बात है, लेकिन स्टिल अपने पूरे के पूरे प्रयास के साथ सभी के सभी देशों की सरकार इसमें लगी हुई है और उन्होंने कहा कि अगर आप 70 तक भी अचीव कर ले तो, क्योंकि इससे भी नंबर बहुत ज्यादा है हर एक जगह का, हर एक देश का, इंडिया की हम बात करेंगे अभी, तो 70 तक वो कह रहे हैं कि आप ठीक हो, क्योंकि बहुत बार नेचुरल डेथ भी होती है और ऐसी डेथ्स भी होती है जिनको बचा पाना पॉसिबल नहीं होता। तो 70 तक इन्होंने कहा है टारगेट होना चाहिए, 2030 तक 70 तक आप पहुंचिए। अब देखो इंडिया का डाटा है, इंडिया ने क्या किया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 130 टू 97। ओके, सो यानी कि इंडिया 70 के टारगेट से ऊपर ही है, यानी कि अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ, टारगेट कम है, कम करना है इस चीज को। 130 था किस पीरियड के दौरान, 2014-16 के दौरान, और 97 हो गया 2018-20 के दौरान, जिसमें सबसे ज्यादा है असम में, असम में सबसे ज्यादा है 195, बहुत ज्यादा। केरला में यहां पर लोवेस्ट है 19, केरला 19 के साथ बहुत कम, यानी एसडीजी से तो बहुत नीचे। असम इज फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 173 और उत्तर प्रदेश में 167 है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका हाईएस्ट का लोवेस्ट का डाटा यहां पर आया। एमएमआर इन पंजाब एंड हरियाणा जो है वो हायर है नेशनल एवरेज ऑफ 97 जो नेशनल एवरेज है हमारी ये वाली 97, उससे ज्यादा पंजाब हरियाणा में है और भी है। पंजाब में 105 डेथ्स होती हैं और हरियाणा में 110। हाईएस्ट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स नेशनली दैट इज 32% जो है वो 20 से 24 साल की एज ग्रुप के बीच में होती है, फॉलोड बाय 30% इन 25-29 ईयर एंड 20% इन 30-34 ईयर। ओके, सो यहां पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स है वो कौन सी एज में होती है, यानी कि अगर कोई मां बनती है 20 से 24 साल की एज में, और अगर कोई मां बनती है 25 से 29 साल की एज में और कोई 30 से 34 साल की एज में, तो इस दौरान यहां पर उनकी मृत्यु होती है, यानी 32% जो सारी मृत्यु, यानी 97 जो ये मृत्यु हो रही है, इनमें से 32% मृत्यु उनकी हो रही है जिनकी जो एज है 20 से 24 साल है। मैंने शायद यहाँ पर आपको कुछ गलत स्टार्टिंग बताया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो मैंने शायद नवजात बच्चों का बताया, मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इसको समझ के पढ़ रहा था, सॉरी, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं है, ये है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो गर्भवती माताएं हैं बच्चे को जन्म देती हैं, उस जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है माताओं की। ठीक है, सॉरी अगर मैं, शायद मुझे पता नहीं मैंने सही बताया था गलत बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत बताया था, तो मेरे को करेक्ट कर लेना है ना अगर गलती होगी। तो यहां पर हम माताओं की बात कर रहे हैं जिनकी मृत्यु होती है, ये 32% इस स्टेज में, 30% इस स्टेज में, 20% इस स्टेज में। और एडोलेसेंट लेवल 15 to 10 साल, देयर वर 6% ऑफ ऑल द मैटरनल डेथ्स इंडिकेटिंग चाइल्ड मैरिजेस, और चाइल्ड मैरिजेस को भी यहां पर फोकस किया गया। 10 से 15 साल के बीच में भी तकरीबन 6% लोगों की यहां पर मृत्यु हो जाती है, यानी कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, चाइल्ड मैरिज होने के बाद इस उम्र में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक बात हुई। तो ये आपकी पूरी की पूरी एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का डाटा आया। ये हर एक डाटा को आपको याद करना पड़ेगा, 73, 97, ये जो भी आई 195 हाईएस्ट कौन सा है, क्या होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आपको इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, राइट। चलो अगली खबर पे चलते हैं। 37 माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 डाटा एक आया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एक डाटा दिया गया, ये एक्सपेक्टेड डाटा कि ऐसा हो सकता है, एक्चुअल डाटा नहीं है, होने का डाटा है, एक्सपेक्टेड डाटा है। और इस एक्सपेक्टेड डाटा में ये कहा गया है कि इंडिया में यहां पर बाहर के देशों से जो इंडियंस वहां रह रहे हैं, किसी के रिलेटिव रह रहा है, जॉब कर रहे हैं वहां पर, तो वो इंडिया में जो पैसा भेजते हैं उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। इन्होंने कहा है कि इंडिया में 2022 जो पीरियड है, इस दौरान बाहर के देशों से इंडिया में जो पैसा भेजा गया यहाँ के उनके रिलेटिव्स को, या जो भी जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं, यानी कि फॉरेन से पैसा इंडिया में, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ द फंड्स जो हुआ है, वो $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। ये यहां पर कहा है ईयरली रेमिटेंस इन 2022, ये जो साल आपका चल रहा है इस दौरान 100 बिलियन, ये एक रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट आई है रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन। ओके, सो ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में यहां पर अभी
बहुत ही इकोनॉमी डाउन पे चल रही है सभी जगह की, लेकिन स्टिल इंडिया के लोग यहां पर बाहर से पैसा कंटिन्यू भेजने के लिए तैयार हैं और भेज रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट किसी भी एक सिंगल कंट्री में ईयरली रेमिटेंसेस $100 बिलियन होने वाली है। रेमिटेंस फ्लोज टू इंडिया विल राइज टू 12%, विच इज अहेड ऑफ चाइना, मैक्सिको एंड फिलीपींस। ओके, सो यहां पर इंडिया में 12% यहां पर बढ़ोतरी हो रही है पिछले सालों के मुकाबले। और साउथ एशिया की बात करो, पूरे के पूरे एशिया जो नीचे वाला है हमारा साउथ एशिया, उसमें काफी सारी कंट्रीज को इंक्लूड कर दूं तो वो यहां पर आपका 3.5% ग्रो हुआ है, $163 बिलियन, जिसमें से इंडिया का 100 बिलियन तो इंडिया का ही है। ठीक है, तो यहां पर इंडिया का फोकस कीजिएगा और रिपोर्ट कौन सी है, किसने दी है, ये याद रखना है आपको। और बाकी चाइना, मैक्सिको और फिलीपींस को पीछे छोड़ता हुआ है। वर्ल्ड बैंक का स्टैटिक फैक्ट आपके सामने है। अगली न्यूज है इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा। लुसोफोन एक कम्युनिटी है, बेसिकली वो कम्युनिटी है जो कि पोर्तुगीज यहां पर पॉपुलेशन रहती है, उस पूरे कम्युनिटी, उस पूरी कंट्रीज को यहां पर लुसोफोन के रिप्रेजेंट किया जाता है। कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, यहां पर पोर्तुगीज बोली जाती है, इज ऑल्सो नोन एज लुसोफोन कॉमनवेल्थ, इज अ मल्टीलेटरल फोरम जो कि फाउंड किया गया था 1996 में, एक बनाया गया था। अब लुसोफोन पोर्तुगीज, अब पोर्तुगीज का गोवा से क्या संबंध है? अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत आइडिया है तो आपको पता होगा कि हमारे जो गोवा था इसको यहां पर आजाद कराया गया, और उससे पहले आजाद करवाया गया था, इसके ऊपर पोर्तुगीज का राज हुआ करता था यहां पर। और ये अब लुसोफोन फेस्टिवल वही पोर्तुगीज ये कम्युनिटी को यहां पर रिप्रेजेंट करता हुआ गोवा में ही ऑब्जर्व किया गया। ऑब्वियस पोर्तुगल का राज था, पोर्तुगीज को यहां पर आपका उनको रिप्रेजेंट करता हो लुसोफोन फेस्टिवल। सर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, लुसोफोन फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है? गोवा। गोवा विल बी द राइट आंसर, नथिंग, इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, एक और चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस एंड गोवा गवर्नमेंट, तीनों ने किन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और दी गोवा गवर्नमेंट, इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। राइट, चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज भी फेस्टिवल है और ये भी काफी फेमस फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड में एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है और ये ऑब्जर्व किया जाता है 10 दिन के लिए, 1 से 10 दिसंबर, है ना। अगर आपने इनकी कोई ना कोई वीडियो देखी होगी तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब यहाँ पर एक बैल बजाते हुए नजर आ रहे हैं, एक गोंग टाइप बजाते हुए नजर आ रहे हैं इसकी शुरुआत में। तो ये यहाँ पर आयोजित किया गया है, यहाँ पर हाल ही में नागालैंड में 12 किलोमीटर दूर उसकी राजधानी से, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। नागा हेरिटेज विलेज ऑफ किसामा, यहाँ पर ये लोकेशन है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। 23वां एडिशन है इस बार का यहाँ पर और सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिन के लिए। 60th स्टेटहुड डे भी था इस दिन आपका नागालैंड का, और ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में यहां पर होस्ट किया गया पहला एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कश्मीर वैली, हेल्ड एट कैटसोन विलेज इन नॉर्थ कश्मीर बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। ओके, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह है, वहां पर आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा यहां पर बांदीपोरा जगह में यहां पर पहली बार ऐसा हुआ ट्राइबल विंटर फेस्टिवल आयोजित किया गया कश्मीर वैली में। इन्होंने यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपोरा ने कोलैबोरेशन किया, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया। ये 1 डे का एक फेस्टिवल, यहाँ पर 1 दिन का ये फेस्टिवल था यहाँ पर आपका, और इसमें लोगों को एजुकेट करना, वहां के लोगों को टूरिज्म को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, होम स्टेज, होटल मैनेजमेंट, हॉर्स बैक राइडिंग वगैरह वगैरह, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा एरिया में किया गया। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, याद रख लेगा, बांदीपोरा जम्मू कश्मीर का एक फेस्टिवल, और पहली बार ये फेस्टिवल हो रहा है। एक्सरसाइज सुदर्शन चक्र कोर्प्स यहां पर आपकी हाल ही में की गई है, और ये बीकानेर राजस्थान में इसको किया गया, कंडक्ट किया गया शहबाज डिवीजन ऑफ सुदर्शना चक्र कोर्प्स के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा एक एक्सरसाइज बीकानेर राजस्थान में सुदर्शना चक्र कोर्प्स के नाम से आयोजित की गई। 12वां एडिशन एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर का एक बायलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी के बीच में, ये कंक्लूड की गई हाल ही में फील्ड फायरिंग रेंजेस देवलाली महाराष्ट्र में। देवलाली महाराष्ट्र जगह वहां पर ये कंक्लूड हो गई, इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। मुझे याद नहीं मैंने पहले ये न्यूज करवाई है कि नहीं करवाई, अगर जब ये स्टार्ट हुई थी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद करवाई हो, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर की आर्मी के बीच में फिलहाल कंक्लूड हुई, कहां पर हुई? देवलाली में हुई। लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है देवलाली।
इंडिया अज्यूम्स द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दिसंबर मंथ 2022। सो यहां पर इंडिया ने यहां पर प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दिसंबर 2022। अब ये क्या है, देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यहां पर एक ऐसी संस्था है जिसमें यहां पर टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हमेशा ही रहते हैं, उनके पास वीटो पावर भी होते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा भी है, बहुत बार सुना भी है। वीटो पावर का मतलब ये 5 कंट्रीज ने कोई डिसीजन लेना है तो अगर उनमें से किसी भी एक कंट्री ने उसके अगेंस्ट बात कर ली तो वो चीज नलीफाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी विंस, तो पांचों के पांचों एग्री करना पड़ेगा। और बाकी 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 2 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर अगले साल 5 आते हैं, फिर अगले साल 5 आते हैं, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं और हर एक मेंबर को 2 साल के लिए चुना जाता है। इंडिया भी इस बार चुना गया था, पिछले साल चुना गया तो 2 साल के लिए। और इस 2 साल के दौरान इन 10 कंट्रीज को बार बार रोटेशन वाइज ये क्या करते हैं, रोटेशन वाइज उस पर्टिकुलर एक मंथ के लिए वो इस पूरी की पूरी मीटिंग को चेयर करते हैं। जो भी मुद्दे वहां पर उठाए जाते हैं उसके ऊपर वो कंट्री जो है, या लाइक द इंडिया अभी इसका प्रेसिडेंट बना है, तो 1 महीना इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा और इंडिया यहां पर इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर आपके चेयरपर्सन बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर दिसंबर मंथ में यहां पर इंडिया को इसका प्रेसिडेंट चुना गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और दूसरी बार चुना गया इंडिया को इसका। इससे पहले अगस्त 2021 में भी इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी ली थी। अब मुझे एग्जाम पढ़ने से आपके द्वारा एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो ये चाहिए इंडिया को यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की कौन सी ऐसी पर्सन है जो इंडिया को यहां पर रिप्रेजेंट करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया और साउथ कोरिया ने साइन किया एग्रीमेंट फॉर द ईडीसीएफ लोन। ईडीसीएफ लोन यहां पर एक ऐसा लोन है जो कि पूरा नाम है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन जो है वो यहां पर 245.081 बिलियन कोरियन वॉन, कोरिया जो करेंसी है कोरियन वॉन, उसमें तकरीबन 1495 करोड़ इंडियन करेंसी में यह पैसा दिया गया नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए। सो नागपुर और मुंबई को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसके लिए यहां पर साउथ कोरिया के द्वारा यहां पर इंडिया की गवर्नमेंट को यहां पर लोन दिया गया तकरीबन 1495 करोड़ का। ये यहां पर ऐसा नहीं है अभी डिसाइड किया गया, ये बहुत साल पहले ये डिसाइड हो चुका था कि हम लोन देंगे, अभी फिलहाल लोन दे दिया जा चुका 1495 करोड़ का। किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा। इंडिया को किस पर्पस से दिया गया है? ये दिया गया है नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए यहां पर दिया गया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज आई है यहां पर अपॉइंटमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर विजेंद्र शर्मा को चुना है उनका नया प्रेसिडेंट, और राकेश भल्ला चुने गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। सिंपल सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिस तरह से चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं उसी तरह से एक और होता है कोस्ट अकाउंटेंट, जो कंपनी सेक्रेटरी या प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, CA CS CWA है ना, उसमें से एक CS भी होती है, CA ये कोस्ट अकाउंटेंट्स भी होती हैं। ये कोस्ट अकाउंटेंट्स की जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा और राकेश भल्ला प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। नाडा इंडिया टू होस्ट इंक्लूजन कॉन्क्लेव टू फोकस ऑन एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। सो नाडा दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने यहां पर एक कॉन्क्लेव आयोजित किया, और ये कॉन्क्लेव बेसिकली आयोजित किया गया जो डिसेबल हैं लोग, जो दिव्यांग हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो उनको में अब एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि वो कौन सी मेडिसिन उनको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस तरह की, ऐसा नहीं है जाने अनजाने वो कोई ऐसी मेडिसिन ले लें जिसकी वजह से वो यहाँ पर डोपिंग का शिकार बन जाए। डोपिंग होता है कि ऐसे कोई इलीगल सब्सटेंस यहाँ पर, या फिर प्रोहिबिटेड, इलीगल नहीं कहूंगा, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आप इनटेक कर लेते हो जिससे आपकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से आप बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर पाते हो, बढ़िया परफॉर्म कर पाते हो पहले से। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपकी की गई है। उस चीज को देखने के लिए, उस चीज को लुक आफ्टर करने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का यहां पर एक रोल रहता है, अहम रोल रहता है। ये सब इस चीजों को चेक करती है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को बार बार कई स्पोर्ट्स में टेस्ट किया जाता है, और अगर वो उसमें ऐसी खामियां पाई जाती है तो उनको फिर क्या किया जाता है, उनको इवन बैन भी किया जाता है। बहुत बार ऐसे पिछले दिनों में बहुत सारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बैन भी हुई है पिछले कुछ महीनों में। तो ये नाडा ने यहां पर अभी फिलहाल उनके लिए एक ऐसा ही अवेयरनेस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, और इवन ये जो कॉन्क्लेव था उसमें यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, एक लैंग्वेज भी यहां पर रखी गई, जो कि उन लोगों के लिए रखी गई जिन लोगों को यहां पर आपका
क्या कहते हैं, एक भाषा, एक अलग भाषा, जो भाषा साइन लैंग्वेज कह सकते हो, ये इज अ काइंड ऑफ साइन लैंग्वेज जो कि लोगों को बताएगी, या फिर जो ऐसे लोग जो कि सुन नहीं पाते उनके लिए भी ये चीज की गई है। तो नाडा के द्वारा ये चीज टू शार्पन द फोकस ऑन एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड प्रोसेसेस फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये चीज की गई है। थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड टू बी हेल्ड इन इंडिया। सो इंडिया में यहां पर आपका 5 दिसंबर, जब आप ये न्यूज सुन रहे हो उसी दिन की मैं बात कर रहा हूं, 5 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में एक वर्ल्ड लेवल का एक वर्ल्ड कप, यहां पर तीसरा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड्स का यहां पर आयोजित होने वाला है और ये इंडिया में रहेगा आपका। और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में रहेंगी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड इंडिया। इनॉग्रेशन रहेगा इसका एट दी ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम गुड़गांव में, यह स्टेडियम का नाम है जहां पर इसकी शुरुआत की जाएगी। हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, युवराज सिंह को इस टूर्नामेंट का यहां पर ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था और इसको आयोजित जो करता है वो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया है। साथ में एसोसिएशन है समर्थनम ट्रस्ट की फॉर द डिसेबल्ड, हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस चैंपियनशिप सिंस 2012 से ये चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है कैबी और समर्थनम ट्रस्ट के द्वारा। समर्थनम ट्रस्ट का नाम याद रख लीजिएगा, भूल मत जाना, कहीं कैबी का नाम याद रखो, समर्थनम ट्रस्ट का नाम आपको याद ना रहे। तो 5 से 17 दिसंबर के बीच में T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड इंडिया, सभी कंट्रीज के नाम याद रख लेगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है आपका। इस बार इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, तो ये है आपका 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, अगली न्यूज आई है, यस बैंक टर्टल फिन लॉन्च ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विसेज प्लेटफॉर्म इजी एंश्योर। इजी एंश्योर नाम का एक प्लेटफॉर्म यहां पर बनाया गया है, किसके द्वारा, यस बैंक और टर्टल फिन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो अलग अलग तरह की। इजी एंश्योर इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोपोजिशन फॉर यस बैंक, जो कि यहां पर मल्टीपल इंश्योरेंस पार्टनर्स के साथ लिंक रहेगा और अलग अलग लेवल के इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर बेच सकती हैं। ये लाइव है, 40 तकरीबन लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज यहां पर अवेलेबल है अपने प्लान्स के साथ और यहां पर आप खरीद सकते हैं। इस तरह की चीज किसी भी एक यस बैंक के द्वारा पहली बार की गई है। तो यस बैंक ने टर्टल फिन के साथ टाई अप किया है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, नाम है ईज एंश्योर, जहां पर आपको तकरीबन 40 फिलहाल शुरुआत की गई है, 40 ऐसे लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वहां पर मिलेंगे और वहां पर आप उनको परचेज कर सकते हो। जस्ट लाइक पॉलिसी बाजार है, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसी तरह यस बैंक ने भी इसकी शुरुआत की है टर्टल फिन के साथ मिलकर। प्लेटफॉर्म का नाम याद रख लीजिएगा, इजी एंश्योर पूछा जा सकता है प्लेटफॉर्म का नाम। सेबी ने हाइक किया डेट फंड लिमिट टू 12% इन सिंगल इश्यूअर सिक्योरिटीज। ओके, सो इस न्यूज़ को थोड़ा समझाने में मुझे टाइम लगेगा। अभी मेरी, जब आप ये खैर सुन रहे हो तो रिकॉर्डिंग ही सुन रहे होगे, मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना है। मैं जस्ट आपका फटाफट से आज सेशन रिकॉर्ड करने आया था, मुझे रेडी भी होना है और मुझे ट्रेन पे जाना है। तो बाकी 1-2 न्यूज़ और बची हैं, ये मैं आपको कल की क्लास में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। मैं कल की क्लास कल नेक्स्ट डे जब हम क्लास लेंगे तो उसमें आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। PDF में मैं दे दूंगा, पढ़ लेना आप इन न्यूज़ को। ये न्यूज़ थोड़ी समझने वाली है, समझा दूंगा। बाकी न्यूज़ इजी सी हैं, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा आपको कवर। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। अनअकैडमी प्लस में मेरी 1 बजे यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक क्लासेस चल रही हैं, अभी 3 क्लासेस उसमें हुई हैं, तो उन 3 क्लासेस को देख लीजिएगा। बाकी लाइव आप अटेंड कीजिए इस सेशंस को, 1 बजे आइए और बहुत ही बेहतर तरीके से हम बेसिक से बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से, जो कि आपके एसबीआई क्लर्क में आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है और रात को 10 बजे की MCQ क्लास अटेंड करना मत भूला कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। लाइव आके आया कीजिए और इस बैच को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सेशन पसंद आए लाइक जरूर करना, बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सेशन, और इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए। डेली बेसिस पर आपको इसी समय में इस वक्त आपको इसी चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, ठीक है। और ये न्यूज़ बची है मैं करवा दूंगा कल आपको। थैंक यू सो मच।